हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप सबके साथ जो मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आया हूं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की सीरीज के एपिसोड 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मैं एक बार फिर से दोहरा दूं क्योंकि मेरे को बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरी क्लासेस के बीच में, कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे को ईमेल के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत तरह के सवाल मेरे से इस सीरीज के बारे में पूछे जा रहे हैं कि इसमें क्या होगा, क्यों नहीं आप 10th की किताब पढ़ा रहे या 11th की पढ़ा रहे। तो भाई एक क्रम जो है, एक जो सीरीज है वो हम इसमें फॉलो कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है इसमें हम सारी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, जितनी भी एनसीईआरटी हैं आपकी 9th 10th 11th 12th, चार ही क्लास में एनसीईआरटी होती है इकोनॉमिक्स की, चारों क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। लेकिन लॉजिकल सेंस भी इस बात का पहले बनता है कि हम 9वीं क्लास से शुरू करें। भाई शिक्षा का जो प्रक्रिया होती है, पहले आसान पढ़ते हो, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, और 12वीं आते आते रीजनेबली मुश्किल कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्कूल है तो एकदम ही आसान होगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम 9th 10th की एनसीईआरटी पहले कर लें। तो इसीलिए हम 9th क्लास की एनसीईआरटी पहले कराएंगे, फिर 10th क्लास की कराएंगे, फिर 11th क्लास की और उसके बाद 12th क्लास की। उसमें भी हम जो चैप्टर्स का ऑर्डर जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जैक्टली वैसा फॉलो करेंगे। चैप्टर के ऑर्डर को हम किसी भी तरह से नहीं बदलेंगे। तीसरी बात, हम इसमें केवल जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे नई एनसीईआरटी उपलब्ध है डाउनलोड के लिए, केवल उन एनसीईआरटी का प्रयोग करेंगे। जो पुरानी एनसीईआरटी छपती थी और कुछ, उनका हम प्रयोग नहीं करेंगे। जो नई एनसीईआरटी जो है, जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होता है, उसको डाउनलोड करके उसका प्रयोग मैं करूंगा। अगर ये बदल जाता है तो बदले हुए वर्जन का प्रयोग करूंगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि बेहतर वही है। पुरानी वाली में जानकारी बहुत आउटडेटेड है, बहुत सारे तौर तरीके, बहुत सारे नियम कायदे बदल गए हैं, तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चौथी चीज, एनसीईआरटी में देखिए क्या होता है, जैसा आपको मैंने एग्जांपल से बताया भी था पहली क्लास में कि कई बार क्या होता है, एकदम बेसिक सी कोई चीज दी होती है और उससे प्रीलिम्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो इस सीरीज में बेटा मेरा लक्ष्य जो है वो केवल ये नहीं है कि मैं केवल एक चेकबॉक्स टिक करने के लिए कि भाई एक प्रोग्राम करना है तो चलो जल्दी से करके खत्म कर दो, ऐसे में एनसीईआरटी आपको नहीं कराना चाहता। मेरा लक्ष्य यह है कि इसमें भले ही थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन एनसीईआरटी को अगर आप इस कार्यक्रम के द्वारा कर लेंगे तो आपको एनसीईआरटी और कहीं से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं बचेगी। यानी कि एनसीईआरटी जो है वो आपकी पूरी तरह से कवर हो जाएगी। आप ये कह सकते हो कि एनसीईआरटी से तो कुछ भी पूछ लो, सब पढ़ रखा है। इसीलिए मैं किताब को फॉलो कर रहा हूं। मैं प्रेजेंटेशन बना के ला सकता था कि देखो भाई ये इंपॉर्टेंट सेलिएंट पॉइंट्स लिखे हैं, वो सब मैं नहीं कर रहा। वो मेरे लिए आसान पड़ता है वो काम, लेकिन मैं किताब में आपको हर लाइन से पढ़ा रहा हूं ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो जाए। ये हम प्रयास करेंगे। थोड़ा समय हमको इसमें ज्यादा लगेगा, ये बात सही है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो समय एक ऐसी कीमत है जो हम देने को तैयार हैं। ये समय हम लगाने को तैयार हैं, क्योंकि बार बार करना पड़े या फिर पढ़ने के बाद भी उसमें से ऐसे सवाल आ जाए जो हमसे ना हो, उससे बेहतर ये नहीं है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के पढ़ लें और एक बार एकदम कंप्लीट कॉन्क्रीट तरीके से पढ़ लें। यार ये बात सही है कि नहीं? तो इसीलिए जो आपको मैं इस कार्यक्रम में जो पढ़ा दूंगा, उसके बाद बेटा एनसीईआरटी का जो चिंता है कम से कम इकोनॉमिक्स का, वो आपके दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगी। ठीक है, ये बस मेरे को कुछ चीजें बतानी थी, याद रखिएगा, क्योंकि बार बार इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे से पूछे जा रहे हैं, तो मैं उनका जवाब एक बार शुरू में ही क्लियर कर रहा हूं। और ये नीति मैं नहीं बदलूंगा, ये मैं एकदम क्लियर कर दूं कि ये नीतियां जो है ये मैंने बहुत सोच समझ के बनाई हैं, इनमें से एक भी नीति को मैं नहीं बदलूंगा। तो भाई ये कार्यक्रम जो है ये ऐसे ही चलेगा, ये आप याद रखिए। और ये आपकी भलाई के लिए है, आपकी भलाई के लिए। कई बार मतलब ज्यादा लोकतंत्र अच्छा नहीं है पढ़ाई के मामले में, टीचर की बात मान लीजिए, लाभ में रहेंगे। तो भाई यहां पर जो है मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, तो मेरी बात मान लीजिए, अनुभव से कह रहा हूं। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं 10 क्लास में सारी एनसीईआरटी, 8 क्लास में सारी एनसीईआरटी खत्म कर सकता था। कुछ कोर्सेज में मैं करता भी हूं, लेकिन यहां पर मैं उसको एक अलग तरीके से कराना चाहता हूं ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। तो कृपया उसमें सहयोग कीजिए। चलिए शुरू करने के पहले, अभी हम 9th क्लास के चैप्टर 1 पे ही अटके हुए हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि 10 तारीख यानी कि कल शाम 6 बजे से 2025 वाले अभ्यर्थियों के लिए हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। याद रखिएगा, आप इससे तुरंत जुड़ जाइए AJ लाइव कोड लगाकर। अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, रोज 3 घंटे के लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान,
प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड, और साथ के साथ मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री में इसमें शामिल होगा। अगर 2026 या 27 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो 31,000 रुपए देकर एजे लाइव कोड लगाकर आप लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें क्या होगा, आपको हम पहले साल केवल बेसिक पढ़ाएंगे और उसके अगले साल आपको एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाएगी। दोनों में से आप जिस साल एग्जाम देने वाले हैं उसके आधार पर चुन लीजिए कि कौन सा आपके लिए ज्यादा सूटेबल है और उस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब फटाफट चलते हैं हमारी एनसीईआरटी पर। तो भाई अच्छा, ये क्लास 2 के जो नोट्स हैं यार, क्योंकि वो नोट में मेरे से सेव नहीं हुए थे, 2-3 पेज के थे, मैं वो बनाकर अलग से डाल दूंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। क्लास 3 ऑनवर्ड्स, क्लास खत्म होते ही नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लास 2 के नोट्स जो है मैं आपको अलग से दे दूंगा, क्योंकि वो मेरे से डिलीट हो गए हैं, लेकिन मैं क्योंकि 2-3 पेज के ही नोट्स थे, मैं एक बार पढ़ के बना के आपको दोबारा से दे दूंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिएगा। ठीक है भाई। तो पिछली क्लास में हम कहां तक पहुंच गए थे, हम ये बहुविधि प्रणाली तक हम आ चुके थे कि भाई बहुविधि प्रणाली जो है वो आती है। तो हम चर्चा क्या कर रहे थे कि यार देखो, जमीन की मात्रा जो है, हमारी चर्चा कहां पे अटकी हुई थी पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो हमारी चर्चा यहां तक पहुंची थी कि देखो भूमि की मात्रा तो भाई सीमित है। मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर क्लास 3 ताकि याद रहे सबको कि ये क्लास 3 है, लेक्चर 3 लिख देता हूं। चलिए क्लास 3 कोई बात नहीं, क्लास 9th का है लेकिन क्लास नंबर 3 है। तो भाई इसमें हमने क्या सीखा, अभी तक हमने क्या चर्चा करी थी कि भूमि की मात्रा जो है वो तो स्थिर है, उसको तो आप बढ़ा नहीं सकते भाई, जमीन तो जितनी है उतनी ही रहेगी। और 60-70 के दशक तक आते आते जितनी ज्यादा से ज्यादा जमीन को आप खेती में प्रयोग कर सकते थे आप करने लगे। अब जमीन तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो आपको क्या करना होगा कि आपको उसी जमीन से एक्स्ट्रा उपज चाहिए। ये बात सही है कि नहीं है? जैसा आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था कि भैया दिन में घंटे तो तुम्हारे पास पढ़ने के मान लो 8 ही हैं, अब वो तो 8 ही रहेंगे। अब तो दिन में तुम 25 घंटे थोड़ा ना बना लोगे, अपने दिन के घंटे तो बेटा 24 ही रहेंगे ना तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, उन घंटों में बेहतर करो। हर घंटे जो तुम सीखते हो वो बेहतर सीखो, ज्यादा सीखो। इसीलिए कोचिंग काम आती है कि आपको ऑर्गेनाइज करके टीचर कंसाइज तरीके से पढ़ा देता है ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो वही यहां पर किया गया। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके जो किए गए, तो हमको क्या करना पड़ा कि प्रति इकाई भूमि हमको उपज में वृद्धि करनी पड़ी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हमको भी, हमारे देश में खाद्य सुरक्षा तो थी नहीं, लोग अभी भी भूखे थे, अभी भी हमारे पास पर्याप्त अनाज नहीं था, अभी भी अपनी खाद्य पदार्थों की आवश्यकता के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे जो हमें कभी अनाज देते थे, कभी नहीं देते थे। अमेरिका तो हमको ब्लैकमेल भी करता था उस टाइम पर। आपने में से कई लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि भैया कहता था कि आपको अनाज चाहिए तो आपको हमारी मांगे माननी पड़ेगी। बड़ी चिंता में थे हम लोग। ठीक है, तो ऐसे में हमने क्या तय किया कि देखो, अगर जमीन इतनी ही है, लॉजिक समझो, जमीन इतनी ही है, पहले इस जमीन से आप 100 किलो फसल उगा रहे हो, एग्जाम्पल मान लीजिए, लेकिन आप अगर अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर कर दो, आप अगर साल में ज्यादा फसलें उगाना शुरू कर दो, आप अगर सिंचाई की व्यवस्था बेहतर कर दो, उर्वरक बेहतर कर दो, आप जो है ऐसी नई फसलें, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, ऐसी नई फसलें लेके आ जाओ। जब पहले मान लो किसी फसल को पक के उगने में जो है 6 महीने लगते थे, अब वो 3 महीने में ही उगने लग जाए, तो आप साल में ज्यादा फसल उगा पाओगे कि नहीं उगा पाओगे? बात समझ रहे हो कि नहीं? पहले एक फसल आपने लगाई, वो 6 महीने में उगती थी, आप एक नई वैरायटी लेके आ गए फसल की, वो अब खाली 3 महीने में उग जाती है। तो पहले आप 2 फसल लगा पाते थे, अब आप 4 लगा पाओगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आइडिया ये है बेटा कि इसी जमीन के टुकड़े से अगर हम 100 किलो की जगह 200 किलो उपज करने लगे तो समाधान तो फिर यही है ना यार। वही बात है ना कि आपके पास घंटे तो पढ़ने के 8 ही हैं, अब उन्हीं 8 घंटों में आप बेहतर पढ़ने लगो तो घंटे तो बढ़ा नहीं सकते। तो यही जो उपाय है, ये भारत जो है, भारत में कृषि का विकास जो है वो इन्हीं उपायों के जरिए हुआ है। और इन्हीं उपायों में आपको मैंने सिंचाई के बारे में तो बता दिया, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं हरित क्रांति, कि इन्हीं उपायों को एक साथ मिलाकर हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आगे और विस्तार से पढ़ेंगे हरित क्रांति, एनसीईआरटी में जहां भी दिया होगा। लेकिन हरित क्रांति बेसिकली यही है कि अलग अलग प्रकार के तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करके, हमने इसमें क्या किया, तकनीक का प्रयोग किया। इसमें हमने क्या किया, तकनीक का प्रयोग करके फसलों की संख्या बढ़ाई और जमीन की उपज बढ़ाई। जमीन की जो उपज है, प्रति इकाई जमीन
हम कितनी फसल उगा रहे हैं, इन दोनों में हमने वृद्धि करी। और हरित क्रांति का ही बेटा यह परिणाम था कि भारत जो है, जो हमेशा से खाद्य पदार्थों का एक आयातक रहा था, दूसरे देशों पर निर्भर रहा था, वो न सिर्फ कुछ वर्षों में कुछ दशकों में, वर्षों में नहीं, कुछ दशकों में आत्मनिर्भर हो गया, बल्कि आज की तारीख में आप कह सकते हो कि भारत दुनिया के खाद्य पदार्थों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। कि अब यहां तक हो गया है कि अगर भारत यह कहता है कि भाई इस साल हम धान का निर्यात नहीं करेंगे, या ऐसा कोई नियम बनाता है, तो बाकी देश परेशान हो जाते हैं कि यार भारत निर्यात नहीं करेगा तो हमारे यहां खाद्य सुरक्षा का संकट आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो है हरित क्रांति के जरिए आया है। अब चलिए एक बार फटाफट से किताब को देखते हैं कि आपकी पुस्तक जो है एनसीईआरटी वो इस बारे में क्या कहती है। ठीक है, चलिए। हां जी, बहुविधि फसल तो हम पढ़ चुके हैं। 1960 के दशक के मध्य में खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। पुराने टाइप के बीज, परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय का गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद वगैरह का प्रयोग करते थे। किसान के पास ये सब तत्कालिक उपलब्ध होता था, तो ये उसके फायदे थे। देखिए, आपको भाई सिंचाई की सुविधा ज्यादा नहीं चाहिए, गाय का गोबर हो गया, ये सब चीजें हो गई, इन्हीं का आप जो है खाद के तौर पर प्रयोग भी कर लेते थे और आपकी फसल उगाती थी। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए। तो ये क्या था? HYV क्या था भाई? हाई यील्डिंग वैरायटीज। हाई यील्डिंग वैरायटीज, यानी कि यील्ड क्या होता है? प्रति एकड़ जमीन से, प्रति इकाई जमीन से आप कितनी फसल उगा रहे हो, उसको हम यील्ड कहते हैं। तो भैया आप जो है, आपने जो ये जो आपने पूरी प्रक्रिया की, तो ऐसे बीज बनाए गए जिनसे प्रति इकाई जमीन ज्यादा फसल का उत्पादन हो पाए। यह हरित क्रांति का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं। किताब क्या कहती है? परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। कि भाई एक पौधा है, मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो इसमें क्या होता था, कई सारे फायदे थे। एक तो ये जो है छोटी थी फसलें, ये जैसे पहले क्या होता था, एक मान लीजिए ये गेहूं की बाली आई, इसमें एक दाना होता था। ठीक है, तो अब यह ऐसा कुछ होता था। अब क्या किया गया, ये नए प्रकार की वैरायटी जो आई, इसमें पौधा छोटा हो गया। पौधा छोटा होने के कारण क्या हो गया, पानी का लॉस कम हो गया। भाई जितना बड़ा पौधा होगा उतना पानी और बाकी जो पोषक तत्व हैं ज्यादा लगेंगे। इस छोटे पौधे में एक से ज्यादा बीज भी उगकर आने लगे, तो कुल बीजों की संख्या जो थी वो बढ़ गई, पौधे की लंबाई कम हो गई। तो ये सारे परिवर्तन जो हैं ये आपको हाई यील्डिंग वैरायटी से देखने को मिले कि भाई सेम पौधा सेम जमीन पर लग रहा है, लेकिन अब वो आपको उत्पादकता बढ़ाकर दे रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा थी, बहुत एक इंटरेस्टिंग बात थी, बहुत बड़ा बदलाव था कृषि के पूरे क्षेत्र में। ठीक है, तो भाई लेकिन पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता थी। यार ये इसकी एक चुनौती है। बहुत विस्तार से उन्होंने हरित क्रांति के बारे में बताया नहीं, शायद आगे बताएंगे कि हरित क्रांति में यह बात तो सही हो गई कि भाई ठीक है, आपको ये नए प्रकार के बीज मिल गए, लेकिन पुराने वाले पौधे जो थे उनकी डिमांड बहुत कम थी। उनके लिए एक तो पानी कम चाहिए था, पुराने वाले पौधे जो थे वो पानी कम मांगते थे। उनके लिए प्राकृतिक जो खाद थी वो काफी थी। ठीक है, वहीं नए पौधे जो थे इनके लिए पानी आपको अधिक चाहिए, तो आपको अत्यधिक वाइड, बहुत विस्तृत आपको सिंचाई के नेटवर्क विकसित करने पड़े, वरना आप इन पौधों को नहीं उगा पाते। दूसरी चीज क्या हुई, इनके लिए आपको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता मैंडेटरी हो गई कि जो आपकी प्राकृतिक खाद वगैरह है इनके जरिए अब काम नहीं चलेगा, आपको रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। यह बात क्लियर हो गई। तो भाई रासायनिक उर्वरक आपको डालने पड़ेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर जो आपको बाजार में मिलते हैं वो आपको खरीद कर डालने पड़ेंगे। अब देखिए एनसीईआरटी बताया नहीं बताया, एक चीज आपको मैं बताता हूं। ज्यादा सिंचाई आप में से कई लोग किसान परिवार के होंगे, सस्ती नहीं पड़ती, महंगी पड़ती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि अपने खेत में नलकूप लगवा ले, महंगा पड़ता है।
ज्यादा रासायनिक उर्वरक उर्वरक महंगे आते हैं कि सस्ते आते हैं, उन्नत किस्म के बीज महंगे आते हैं कि सस्ते आते हैं। आप में से कई लोग किसान परिवार के बच्चे होंगे, ये सब चीजें महंगी आती हैं। तो हरित क्रांति जो है बेटा, उससे आपकी उपज तो बढ़ी, लेकिन उससे कृषि में लागत बढ़ गई। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हरित क्रांति जो है, ये यहां पे साथ में आलोचना भी समझा रहे हैं ये इसकी। तो हरित क्रांति जो है, निश्चित तौर पर इससे क्या हुआ, आपकी उपज बढ़ी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उपज बढ़ने के साथ साथ आपकी कृषि में लागत भी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और यार खेती में एक चीज है, आपको मैंने पहले ही बताया था भाई, उपज तो बाद में आएगी, उपज तो बाद में होती है, पहले दिन तो लागत लग जाती है। तो कौन किसान इसको अफोर्ड कर पाएगा? धनी किसान अफोर्ड कर पाएगा। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं? तो हरित क्रांति जो है, यह आमतौर पर धनी किसानों के लिए, जो धनी किसान थे, उनका इस हरित क्रांति से बहुत ज्यादा लाभ हुआ। तो एक आर्थिक वर्गीकरण था किसानों का, वो भी हरित क्रांति से होना शुरू हो गया। क्योंकि गरीब किसान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था ना भाई। गरीब किसान कहां से कर लेगा? वो कहां से सिंचाई पे एक्स्ट्रा पैसा लगाएगा? वो कहां से एक्स्ट्रा महंगे बीज लेके आएगा? वो कहां से एक्स्ट्रा रासायनिक उर्वरक लेके आएगा? ऐसा कोई किसान को ऋण देने की व्यवस्था तो हमारे यहां थी नहीं। तो ये आपको समझ में आ रहा है? तो हरित क्रांति का प्रभाव भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि पहले धनी राज्यों में यह होना शुरू हुआ। धनी राज्य आपके यहां जो थे, वो पहले इससे लाभान्वित हुए, और गरीब राज्यों में यह बाद में पहुंचा, बहुत बाद में पहुंचा। तो ये जो पिछड़ापन, ये आप लोग अक्सर कहते हो ना, क्लास में पूछते हो, देखो मैं अक्सर क्लास में इस तरह के सवालों कहता हूं कि लंबे जवाब है, बाद में दूंगा। ये लंबा जवाब है, समझो। जो हम कहते हैं ना कि यार ये गरीब राज्य इतने पिछड़े हुए कैसे रह गए, एक बड़ा कारण यह है कि हमने जो विकास भी किया वो इतना कैपिटल इंटेंसिव था। हरित क्रांति का लाभ बिहार को देर से मिला यार। बिहार में खेत किसान थे, खेत खलिहान थे, लेकिन बिहार को लाभ बहुत देर से मिला। तब तक पंजाब हरियाणा कहां के कहां पहुंच गए थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो विकास की प्रक्रिया है, इसने धनी किसानों को फेवर किया, इसने धनी किसानों को ज्यादा एक लाभ पहुंचाने की कोशिश करी। ठीक है, चलिए, ये एनसीईआरटी में पूरा नहीं दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया आपको मैंने, लेकिन चलिए कोई नहीं। ठीक है, तो भाई अब क्या हुआ, भारत में पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कहां के किसान? पंजाब हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, धनवान लोग सब जो हैं, वहां पे इन लोगों ने प्रयोग किया ये सारी चीजें, ट्रैक्टर वैक्टर खरीदे, नलकूप लगाए वगैरह वगैरह। तो पालमपुर का भी एग्जाम्पल दिया है, पहले 1300 किलो पर हेक्टेयर, पालमपुर एक फिक्शनल गांव है, याद रखिएगा, वास्तविक नहीं है। पहले 1300 किलो पर हेक्टेयर गेहूं उगता था, 3200 किलो हो गया। तो सेम खेत से जहां पहले 1300 किलो गेहूं उगाते थे, अब आप 3200 किलो उगाने लगे, तो नेचुरली आपका उत्पादकता बढ़ गई, आपकी कृषि बढ़ गई, और जिसके कारण क्या हो गया, सीधी सीधी बात है कि आपको जो है ये लाभ मिलना शुरू हो गया कि आपकी जो है एक तो खाद्य सुरक्षा की समस्या सॉल्व हो गई, आपके यहां पर्याप्त भोजन उगने लगा, और आप उसका निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। ठीक है, सवाल आता है कि क्या भूमि ये धारण कर पाएगी? इसको, ये एक बड़ा सवाल है जो हम आज तक पूछते आ रहे हैं, और आज तक इसके प्रभावों की चर्चा चलती आ रही है, इतने दशक हो गए तब भी, कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके कारण नलकूपों से सिंचाई के कारण, भूमि के सतत जल प्रयोग के कारण भौम जल स्तर कम हो गया है। सारे पॉइंट समझा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। तो इसके कारण ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये नष्ट हो गए हैं, और इनको पुनर्जीवित करना मुश्किल हो गया है। देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। कोविड तो भाई आप सभी जानते हैं, हम में से काफी लोगों को हुआ भी होगा, मेरे को भी हुआ है। तो यार कोविड के बाद आपने ये महसूस किया है या फिर नहीं किया, आप में से मेरे ख्याल सबने कर भी लिया होगा ये महसूस, कि कोविड के पहले कोई खांसी जुकाम बुखार किसी को होता था तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता था। महसूस किया है कि नहीं किया है कि एंटीबायोटिक कोई सा भी लेके खा लो, 2-3 दिन में ठीक हो जाता था। या फिर बुखार आया, बुखार उतारने के लिए एक डोलो नाम की दवाई आती है, तो डोलो का आप एक गोली खा लो, तुरंत बुखार उतर जाता था। यह कोविड के पहले की कहानी हम सभी जानते थे, सबके साथ यही होता था। कोविड के बाद आपने महसूस किया है कि नहीं किया है पिछले 1 आध साल में, यह मेरा अपना लिव्ड एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। डोलो से बेटा मेरा बुखार नहीं उतरता, यह फैक्ट है। मेरे परिवार में किसी का बुखार अब डोलो से नहीं उतरता।
अब आप, और डोलो दवाई में कोई खराबी नहीं है। मैंने कुछ डॉक्टरों से बात करी इस बारे में कि यार ये क्या हो गया है, क्या डोलो नकली मिल रही है। मैं डर गया यार, मैंने कहा क्या पता नकली मिल रही हो यार, आजकल तो नकली हर चीज ही मिल रही है। तो मुझे लगा क्या पता नकली मिल रही हो। तो मेरे कुछ डॉक्टर मित्रों ने मुझे यह बताया कि डोलो दवाई में कोई खराबी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि कोविड के दौरान हम लोगों ने इसका इतना ज्यादा उपयोग कर लिया कि हमारे शरीर में जो विषाणु लगते हैं, जो वायरस लगते हैं, उन्होंने इसकी तरफ इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। तो अब जो है आप डोलो खा लोगे तो वायरस उससे लड़के उसको हरा देता है। तो डोलो इस तरह से निष्प्रभावी हो गई है। और आमतौर पे जो आप नॉर्मल एंटीबायोटिक भी खाते थे, अब आपका वायरस उससे प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए कोविड के पहले जब खांसी जुकाम बुखार वायरल जो आता था वो 2-3 दिन में चला जाता था, 4 दिन में ज्यादा से ज्यादा। अब वो आराम से 10 दिन रह के जाता है। ये आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है? तो बेटा यही सेम चीज आपकी जमीन के साथ भी हो रही है। क्या आपने क्या किया, हरित क्रांति में जमीन को आपने अत्यधिक उर्वरक देना शुरू कर दिया, क्योंकि आवश्यकता थी। भाई उर्वरक जो है वो तो डलेगा ही, और अगर खूब सारा नहीं डलेगा तो फिर यार मतलब कैसे काम चलेगा? तो फिर आपका हरित क्रांति का लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपको अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो ये अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग के कारण क्या हुआ, यहां पर एक निर्भरता आ गई। अब जमीन जो है बेटा, जमीन की जो प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति है वो कम हो गई है। तो अब अगर आप ये उर्वरक नहीं डालोगे तो आपकी जमीन जो है वो फसल आपको उगाकर नहीं देगी। और इसमें हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि किसान भी क्या करने लगे, क्योंकि यूरिया सब्सिडाइज होता है, सस्ता मिलता है, तो उर्वरक का मतलब यूरिया डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, भले ही आपके खेत में यूरिया की आवश्यकता हो या ना हो। तो इस कारण से क्या हुआ कि आपके खेतों में जो उर्वर क्षमता है वो कम हो गई। इसके अलावा सिंचाई बहुत ज्यादा करनी थी भाई, सिंचाई तो बहुत ज्यादा मांगती थी नई फसलें जो थी। तो इनके कारण क्या किया गया, किसान को ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा पानी के लिए उसने ट्यूबवेल लगाए। ट्यूबवेल क्या करते हैं, जमीन के नीचे का जो पानी है, भूमिगत जल, जो अच्छा पानी होता है, कायदे में पीने के लिए होना चाहिए, जो बहुत ही लिमिटेड है, संसाधन है एक, उसको निकाल के हर जगह उस पर सिंचाई करनी शुरू कर दी। तो इससे क्या हो गया, आपका भूमिगत जल का स्तर जो है वो नीचे गिर गया। आपका भूमिगत जल का स्तर जो है वो नीचे गिर गया। और ये तो फैक्ट हमने अपने जीवन में देखा है। जब हम बच्चे थे तो हमारे यार घरों में, गांव में, यहां वहां हैंडपंप लगते थे, तो हम देखते थे यार हैंडपंप लग जाते थे यार, आराम से खोदते थे, थोड़ा सा खोद के पानी मिल जाता था, वहां पे हैंडपंप लग जाता था। अब बेटा हैंडपंप आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका कारण यह है कि भूमिगत जल का स्तर इतना नीचे चला गया है, इतना नीचे चला गया है कि आप कितना खोदोगे भाई हैंडपंप लगाने के लिए। तो भूमिगत जल का स्तर आपका गिरता चला जा रहा है। ये तो संसाधन है भाई, ये तो जितना है उतना ही रह जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको आप कैसे प्रयोग करोगे? तो हरित क्रांति के ये दुष्परिणाम भी आपको समझ में आने चाहिए कि सही बात है, हमें खाद्य सुरक्षा मिली, हमने बहुत फसलें उगाई, बहुत लोगों को भूखमरी से निकाला, ये बात सही है, हम निर्यातक देश बने, बहुत हमने विदेशी मुद्रा भी कमाई इस पूरी प्रक्रिया में, सही बात है। लेकिन साथ के साथ हरित क्रांति ने हमारे को ये परमानेंट डैमेज, ये एक नुकसान भी हरित क्रांति ने हमको कर दिया। ये बात क्लियर हो गई या फिर नहीं हुई? एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसने आपको बताया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भूमि इसको धारण कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, ये एक, इसमें कुछ उन्होंने डाउन टू अर्थ मैगजीन या फिर ट्रिब्यून वगैरह का कोटेशन दिया है। डाउन टू अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल मैगजीन है कि रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों, तालाबों इत्यादि को प्रदूषित करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने मिट्टी में रासायनिक उर्वरक डाला, मिट्टी में वो घुल गए, अब मिट्टी से वो भूमिगत जल में भी चले जाते हैं, मिट्टी उन्हें बहुत देर तक धारण नहीं करती। तो आप जो भूमिगत जल पी रहे हैं उसमें भी पेस्टिसाइड होते हैं। पेस्टिसाइड की समस्या तो सुनी होगी ना आपने, कोका कोला में पेस्टिसाइड थे, इसमें पेस्टिसाइड थे, तो थोड़ा ना कोका कोला वाले ऊपर से उसमें पेस्टिसाइड डाल रहे थे। मतलब यह है बेटा कि भूमिगत जल जिस स्रोत से निकाल के कोका कोला कंपनी और ये सब प्रयोग कर रही हैं, उसमें कृषि वाले पेस्टिसाइड जो हैं, कीटनाशक जाकर मिलने लगे। बात समझ रहे हो? ये जेन्युइन समस्या है, ये एक वास्तविक समस्या है। तो ये हमको देखने को मिला, ठीक है। रासायनिक खाद का सबसे ज्यादा प्रयोग पंजाब में है, जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता कम हो गई है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए और ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे खेती की लागत बढ़ती जा रही है, खेती करना और महंगा होता जा रहा है पंजाब में। यह बात ट्रिब्यून ने रिपोर्ट करी है। ट्रिब्यून एक जाना माना अखबार है, ठीक है। चलिए अब एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट आती है
कि भाई खेती की भूमि जो है वो किस तरह से वितरित है, उसको कैसे बांटा गया है। तो भाई यहां पे आप देख सकते हो खेतों के साइज एक से नहीं होते, कि अक्सर ये लिखा है कि जो बड़े भाई किसान होते हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, और छोटे किसानों के पास जो है वो भाई ऐसे भी किसान हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, जो बेसिकली खेतिहर मजदूर हैं। ठीक है, तो यहां पे इसने दो कैटेगरी बताई हैं कि भाई एक तो वो कैटेगरी है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जो है कम वाले खेत हैं, 2 हेक्टेयर से कम वाले जो किसान हैं वो आपके जो है वो आपके कहलाते हैं आपके सीमांत किसान, जो आपके छोटे किसान है एकदम। कहां लिखा है इन्होंने, हां जी। तो अब भाई आपके पास अगर खेत बहुत छोटा रह जाएगा तो उस पर आप कितनी ही खेती कर लोगे, बात सही है कि नहीं है, उस पर आप कितनी ही खेती करके कितनी ही फसल उगा लोगे। तो ये जो आपके किसान हैं ये आपके जो भाई इसमें इन्होंने क्या सेग्रीगेशन दिया है कि 2 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर। तो भाई इन्होंने क्या सेग्रीगेशन दिया है, पहले तो वो किसान हो गए जिनके पास 0 से 2 हेक्टेयर तक जमीन है। ठीक है, उसके बाद वो किसान हो गए जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर तक जमीन है, फिर वो किसान हो गए जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। ठीक है, ये आपके हो गए सीमांत किसान, ये आपके हो गए लघु किसान। ठीक है, और ये आपके हो गए जो है आपके मध्यम या बड़े किसान, बड़े या मध्यम किसान। तो ये बेसिक सेग्रीगेशन है, ये आपको और जगह और दूसरी तरह का भी मिल सकता है, इसकी आप चिंता मत कीजिएगा। लेकिन आमतौर पे एनसीईआरटी की किताब जो है 0 से 2, 2 से 10 और 10 से ऊपर हेक्टेयर वाले 3 वर्गों की ये किताब जो है बात यहां पर करती है। ठीक है जी, तो भाई अब क्या है, कुछ बड़े किसानों के पास 10 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि है, तो आप देख सकते हैं। तो भाई छोटा किसान जो है निश्चित तौर पे उसकी यार उपज कम ही होगी, भाई अगर खेत ही छोटा सा है तो उससे कितनी फसल उगा लेगा, तो फसल कम होगी तो भाई निश्चित तौर पे कमाई कम होगी, कमाई कम होगी तो अगले साल खेती में कम निवेश कर पाएगा। साइकिल तो भाई है ना यार, कि आप जो फसल उगा के बेचते हो उससे जो पैसा बचता है उसको आप अगले साल निवेश करते हो खेती में, तो ये आपको नहीं मिलता तो भाई आप अगले साल भी निवेश नहीं करोगे। और इससे हम क्या कहते हैं कि परपेचुइटी, एक निरंतरता आती रहती है गरीबी में, कि अगर कोई गरीब किसान है उसके पास खेत छोटा है तो भाई कम फसल उगाता है, कम बेचता है, कम पैसे कमाता है, अगले साल कम निवेश कर पाता है, फिर से कम फसल उगती है, तो एक निरंतरता जो बन जाती है गरीबी की, यह भी खेती की एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आखिरी बिंदु, एक अगला बिंदु जो इसमें आता है वो आता है श्रम का, कि भाई श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो मझले और बड़े किसान जो होते हैं वो तो अपने, ये डिपेंड करता है, छोटा किसान खुद में अपने खेत में मजदूरी करता है, बड़ा किसान निश्चित तौर पे लोगों को हायर करता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। और खेतों पे काम करने वाले लोग या तो बहुत जो भूमिहीन परिवार है, एक और वर्ग जो इसमें रह जाता है वो आपका होता है भूमिहीन परिवार। ये मध्यम जो है वो ये वाले हो जाएंगे, लघु से मध्यम इधर आ जाएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, और भूमिहीन आपके परिवार जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनके पास 0 भूमि होती है और ये आम तौर पे दूसरे के खेतों पर मजदूरी करते हैं, ये दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते हैं। और ये लोग जो है ये आर्थिक तौर पे सबसे विपन्न लोग होते हैं, इनके पास सबसे कम पैसे होते हैं। यहां पर उन्होंने केस स्टडी दी है और इसमें क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मशीनीकरण के कारण, मशीनीकरण का इन पर प्रभाव पड़ रहा है कि पहले थ्रेशर नहीं होते थे तो लोगों को बुलाया जाता था काम करने के लिए, अब मशीनें आ गई तो इनका रोजगार कम हो गया। यहां पर दिखाया है कि 2 लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही बेकार सा कार्टून बनाया है इन्होंने, कि भाई निरंतर जो है इनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं और इनको जो है कम पैसे दिए जाते हैं और इनकी मांग भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि मशीनों के कारण अब जो है ये प्रक्रिया बनती जा रही है। ठीक है, तो अब अच्छा, इसके अलावा इनके रोजगार में एक और प्रॉब्लम है, खेती में हर समय श्रम की आवश्यकता नहीं होती, तो अक्सर इनका रोजगार जो होता है वो इनका रोजगार जो होता है कई बार क्या है, ये मजदूरी मौसमी होती है। वर्ष में केवल कुछ ही महीने इनको मजदूरी मिलती है, बाकी टाइम इन्हें मजदूरी मिलती ही नहीं है, तो ये खाली बैठे रहते हैं। जब कटाई का समय आ जाता है उस समय इन्हें बुलाया जाता है, बाकी टाइम बुलाया ही नहीं जाता। और उस समय कई बार इनको जो सरकार ने न्यूनतम वेज तय करी है, जो सरकार ने न्यूनतम वेतन तय किया है, कई बार उससे भी कम इनको पैसा दिया जाता है। और चूंकि मार्केट में लोग ज्यादा हैं और जो है
काम की मात्रा कम है, तो जो भी पैसा मिलता है वो लेकर ये काम करने जाते हैं। इस तरह से इनका एक उत्पीड़न जो है आपको यहां पर हम भारत के बाजारों में देखने को मिलता है। जो आपके यहां इस तरह के मजदूर हैं उनका आपको एक उत्पीड़न देखने को मिलता है। ये बात क्लियर है? ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। चलिए, और क्या क्या रह गया है? चलिए, हो पाएगा क्या अब? पूंजी के बारे में तो आपको बता ही चुका हूं मैं, एकदम सिंपल सी बात है। देखो, खेती के लिए आपको चाहिए पूंजी, और पूंजी के लिए क्या है, छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था के लिए पैसा लेना पड़ता है। वो या तो बड़े किसानों से या फिर साहूकारों से पैसा लेते हैं। आपको मैंने क्या बताया, खेती में पूंजी की आवश्यकता आमतौर पर क्यों पड़ती है? क्योंकि आपका खर्चा होता है उगाई के समय, और आपकी आय कब होती है? कटाई के बाद। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसमें मान लो 4 महीने का गैप है, तो इन 4 महीने तक आप जो पैसा खर्च करोगे उसके लिए आपको पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस समय के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है, इस पूंजी के लिए इन किसानों को ऋण चाहिए होता है, और संस्थागत ऋण की गांव में कमी है। खास तौर पे छोटे किसानों को संस्थागत ऋण जो है वो आसानी से मिल नहीं पाता, यानी कि ऐसा ऋण जो है जो कोई कंपनी दे, जो कोई बैंक दे, वो मिल नहीं पाता। तो वो क्या करते हैं, आसपास के जो साहूकार हैं, बड़े किसान हैं, उनसे ऋण लेते हैं। तो यहां पे एक कहानी भी दी है कि एक किसान ने, बड़े किसान ने एक छोटे किसान को ऋण दिया, और ऋण देकर साथ में यह भी कहा कि भैया ये ऋण ले लो, इस पे 24% वार्षिक तो ब्याज दोगे, और साथ के साथ मेरे खेत में काम भी करोगे बहुत कम पैसे पर। तो ऐसी शर्तों को मानना पड़ता है, और इस ऋण के लिए क्या होता है, उत्पीड़न आपको आमतौर पे देखना पड़ता है। उत्पीड़न किस तरह का होता है? ये जो आपका, जिसको हम कहते हैं असंगठित ऋण, जो आपको देखने को मिलता है कि कोई साहूकार से आपने ऋण लिया, भाई वो आपसे बेहद ज्यादा ब्याज दर ले रहा है, आपका उत्पीड़न कर रहा है, कई बार तो आपके खेतों इत्यादि पर वो कब्जा भी कर लेता है। इस तरह की कहानियां यहां पर इन्होंने बताई हैं। ठीक है, और अब जो बड़े किसान होते हैं उनके पास पिछली वाली फसल को बेचकर पर्याप्त मात्रा में धन बच जाता है, और अगर पर्याप्त मात्रा में धन बच गया तो यार उसका प्रयोग वो आसानी से कर पाते हैं, और उसका प्रयोग करके ये लोग आसानी से अपना काम चला लेते हैं। तो बड़े किसानों को इस तरह की दिक्कत जो है वो ज्यादा नहीं आती। ये बात एकदम क्लियर है, इसमें कोई समस्या है नहीं। चलिए खत्म ही कर लेते हैं, 5 मिनट की बात है केवल, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पूंजी हो गया। अब इसके अलावा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके उत्पादों की बिक्री, जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग की सुविधा। कि भाई आपने उत्पादन जो किया, अब उसको बेचने के लिए बाजार भी चाहिए, आपको बाजार तक लेकर जाना पड़ेगा, उस बाजार में आपकी सही कीमत लगनी भी तो चाहिए, यह भी अपने आप में आवश्यक है। तो बड़े किसान जो हैं वो आमतौर पे, भाई ये भी एक बहुत बड़ा गैप होता है भारतीय कृषि में, कि किसान, या आपने अक्सर सुना होगा कि जो सब्जी, जो फल आपके यहां 100-100, 200 रुपए किलो बिक रहा है, किसान से वास्तविकता में 2 रुपए 4 रुपए किलो खरीदा जाता है। तो बाजार तक फल को या सब्जी को लेकर आना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती आमतौर पर होती है। उत्पाद को, उपज को बाजार तक लाना, तो उसके लिए सरकार बहुत तरह की चीजें करती है, मंडियां बनाती है। ठीक है, सरकार जो है अक्सर इन फसलों को खरीदती भी है। इनके बारे में यहां एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, तो आपको आगे बताऊंगा जब भी ये कहा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पालमपुर गांव में और क्या क्या होता है, डेयरी है। डेयरी आप जानते ही हो कि भाई आप जो है गाय भैंसों इत्यादि को पालते हो, उनको ज्वार बाजरा वगैरह खिलाते हो, जिसके कारण वो दूध देती हैं, दूध को आप बेच देते हो। ठीक है, सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और लघु स्तरीय आप उद्योग चलाते हो कि भाई छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे आपके घरों में उद्योग लग रहे हैं, छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे उत्पादन के संयंत्र आपने अपने घरों में भी लगाए हुए हैं। इस तरह की बात भी ये यहां पर करता है। दुकानदार होते हैं गांव में, ये आप जानते हैं, जो आपके काम की चीजें बेचते हैं, दुकानदार तो यार सभी जानते हैं। और परिवहन, कि भाई मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन से घर तक जाना है, गांव में, गांव से शहर जाना है, शहर से गांव जाना है, तो जुगाड़ गाड़ी हो गई, आपका रिक्शा हो गया, टैक्सी हो गई, ये चीजें चलाने वाले लोग भी, ये भी गांव में एक बेसिक काम होता है जो आमतौर पे लोग करते हैं। ठीक है जी, तो ये वो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं जो आपको किसी भी भारत के गांव में देखने को मिलती है। इस चैप्टर का जो पर्पस था वो था कि गांव से आपको परिचित कराना कि यार गांव में क्या आर्थिक प्रक्रियाएं होती हैं, ये आप एक बार समझ लें।
ठीक है, इसमें जो भी चीजें समझाने वाली थी मैंने समझा दी हैं, हालांकि बहुत सरल चैप्टर था। इसमें मैं आपसे आग्रह यह करूंगा कि जो इसमें ये अभ्यास वाले प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को आप लोग एक बार पढ़ लें। बहुत आसान होंगे, हालांकि जो टेबल वेबल बनाने वाले काम दिए हैं वो करने की कोई जरूरत नहीं है। इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लें और किसी प्रश्न में अगर कोई कंफ्यूजन है तो कृपया मेरे से कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिए। ठीक है, तो चलिए, क्लास 9th का पहला चैप्टर हमने आज खत्म किया। अब हम अगली क्लास से चैप्टर 2 पर जाएंगे। धीरे धीरे स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी, शुरुआत थी तो हमने स्पीड बहुत कम रखी है ताकि कोई डाउट आपको ना रहे। याद रखिए 2025 वालों के लिए हमारा P2I बैच कल से शुरू हो रहा है और लॉन्ग टर्म वालों के लिए बैच शुरू हो चुका है। तो जो भी आपको बैच से जुड़ना हो, 2025 वालों के लिए ये अर्जुन बैच है, 2026 और 27 में जो लोग देने वाले हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म बैच है। जो बैच सूटेबल हो उससे AJ लाइव कोड लगाकर तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।